तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब बातों में कोई इन्वॉल्व नहीं रहेगा, सब लोग इधर ध्यान देंगे। लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? ये लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक रॉड को इमेजिन करूंगा। कंसीडर अ रॉड, एक यूनिफॉर्म रॉड कंसीडर किया जिसका लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है। ओके, ठीक है। मान लो ये वाला हॉट एंड है जिसका टेम्परेचर θ1 है और ये वाला कोल्ड एंड है जिसका टेम्परेचर θ2 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ठीक है, अब यहाँ से हीट फ्लो होगा, ओके, और यहाँ से वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अब लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या कहता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर, rate of flow of heat through a conductor varies directly to the area of cross section of rod and temperature difference θ1 minus θ2 between the two ends of rod, but varies inversely to the लेंथ ऑफ रॉड, बट वेरीज इनवर्सली टू द लेंथ ऑफ रॉड। अब देखो कितना सिंपल सी बात बोला है उसने। सबसे बोला है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यू नो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को एक और नाम दिया गया है, इसको आप एक और नाम से कह सकते हैं, दैट इज हीट करंट, है ना। जैसे याद है आपको इलेक्ट्रिसिटी का पढ़े होंगे आपने, करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th 9th स्टैंडर्ड में। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। इसी तरह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसको आप हीट करंट कह सकते हैं। और कमाल की बात आप क्या देखेंगे मालूम, यहाँ पे वो वहाँ पर के सारे लॉज यहाँ पर भी लगे। इलेक्ट्रिक करंट के कई सारे लॉज जो है यहाँ पर एज इट इज लग जाते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो आपने 9वीं 10वीं में पढ़ा, अभी का नहीं बोल रहा मैं, अभी तो बाकी अभी होना वो, मगर 9 10 के करंट इलेक्ट्रिसिटी का हल्का फुल्का भी नॉलेज है तो यहाँ काम में आ जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। अब ये जो वर्ड्स में बोला, इसने क्या बोला? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को आप क्या लिख सकते हैं? आप डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T लिख सकते हैं। आप उसको जस्ट Q अपॉन T भी लिखे तो चलेगा, मसला नहीं है ना, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो ये कहा गया कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस चीज़ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो बोले वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डायरेक्शन प्रोपोर्शनल है ना। साथ ही साथ टेम्परेचर डिफरेंस को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मगर आपके लेंथ को कैसा है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी साइन है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू K A θ1 माइनस θ2 अपॉन L, K A θ1 माइनस θ2 अपॉन L। ये K क्या है? तो बोले कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जो वैल्यू आती है वो है। अच्छा, जहाँ पर K आप लिखेंगे वेयर K इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसे हम लोग कहते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ रुकाओ 5 मिनट अभी और आते, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है इसे, है ना। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ, it is the measurement of ability of any conductor to flow heat. It is the measurement of ability of any conductor to flow heat. अब देखो बेटा, ऐसा है, मान लो कि तुम्हारा स्टील का बर्तन है कोई, उसमें तुम चाय बना रहे, है ना। अब तुमने थोड़ी देर के चूल्हे पे जैसा रखे, उसको हाथ पे ऐसा पकड़ के, थोड़ी देर में तुम्हारे हाथ पे वो क्या होगा? गर्मी पहुंच जाएगी, झटका मार देगा, है ना। आजकल एक और आ रहा है, अलॉय से कुछ बना हुआ एक आ रहा है, करची वाली, जिसको मतलब मेटल दिखने में तो मेटल ही दिखता हो, मगर कुछ किस्म का अलॉय है, मुझे एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। मगर आप उसको अगर हाथ में ऐसा पकड़ के आप उसको करची को मतलब चाय बना रहे हैं, तो आपको हल्की सी गर्माहट फील होती है,
हल्की सी गर्माहट फील होगी, इतना ज़्यादा गर्माहट फील नहीं होगा। आपने क्या करे, देखे कि यहाँ मटेरियल बदल दिया आपने क्या बदल दिए, मटेरियल बदल दिए, तो आप देखो कंडक्टिविटी क्या होगी, बदल गई। तो कंडक्टिविटी क्या बताता है कि इस कंडक्टर में से किस हद तक ये हीट फ्लो होगा। जैसे एक बात बता, मुझे एक सिंपल सा तेरे से लॉजिकल सवाल पूछता हूँ, है ना। एक बर्तन जो भी आप बोलेंगे, एक रॉड है, मान लो एक रॉड है कॉपर का बना हुआ, एक रॉड है एल्यूमिनियम का बना हुआ, एक रॉड है स्टील का बना हुआ। तुमको क्या लगता कि इसमें जो हीट का फ्लो होगा तीनों एकदम एक जैसा होगा क्या? नहीं, थोड़ा अलग अलग आएगा ना। क्यों अलग अलग आ रहा? मटेरियल अलग अलग हो गया, है कि नहीं। तो बात वही बोल रहा हो कि यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या बताता है कि तुम्हारे दिए गए मटेरियल में से हीट कैसा फ्लो होगा। ज़्यादा फ्लो होगा तो भैया उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। जैसे कॉपर वाले मेटल में बहुत जल्दी से गर्म हो जाता कोई भी चीज़, है ना। अगर तुमने देखा होगा आजकल एक आता यूटेंसिल, उसके नीचे बेस में कॉपर बना हुआ रहता है ना, कॉपर का बना हुआ था बेस। क्यों? उसमें हीट की कंडक्टिविटी बहुत तेज़ी से होती। वहीं कोई एल्यूमिनियम से उससे बना हुआ होगा तो उसमें हीट की कंडक्टिविटी थोड़ी कम होती। तो कंडक्टिविटी सिंपली ये बताता है कि इसमें हीट का फ्लो कैसा होगा। किसी चीज़ की मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब बहुत तेज़ी से हीट को कंडक्ट करेगा वो। किसी की कंडक्टिविटी लो है तो आराम आराम से कंडक्ट करेगा वो। आई बात समझ में, है ना। और कंडक्टिविटी सिर्फ कब बदलती है? जब किसी का मटेरियल बदलता है। तो मैं यहाँ एक पॉइंट लिख देता हूँ, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ जी, अमजद भेजो, फर्जन दरवाजा खोले तो। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब इसकी वैल्यू सिर्फ कब बदलेगी? जब मटेरियल बदलेगा। तो जल्दी आइए, दरवाजा बंद कर दीजिए। बातें नहीं। अब हमें यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट देखना है। तो एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखो इस पे से बना सकते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो dQ/dt, ये तो जूल पर सेकंड हो जाएगा इसका, तो जूल पर सेकंड। तो मैं अगर सपोज करो थोड़ी देर के लिए, ये रफ अभी जो लिख रहा हूँ तुमने मत लिखना, बस रफ लिख रहा हूँ मैं। K इज इक्वल्स टू ΔQ/ΔT इंटू L अपॉन A θ1 माइनस θ2। मैंने K को छोड़कर सबको उधर ट्रांसफर कर दिया। ये सिर्फ मैंने लिखा, तुमने मत लिखना, तुम्हें डायरेक्ट यूनिट लिखना। तो मैं बोलूँगा ठीक है, इसका देखो ΔQ/ΔT का क्या था? जूल पर सेकंड। लेंथ का क्या था? मीटर। एरिया का क्या था? मीटर स्क्वायर। θ1 माइनस θ2 यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस, उसका क्या आएगा? केल्विन। तो ये चीज़ें कैंसिल होकर क्या बनेगा? वो बनेगा जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर पर केल्विन। समझ में आ रहा है? अच्छा, मीटर पर केल्विन, है ना। जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। अब जूल पर सेकंड असल में वैट होता है, तो आप एसआई यूनिट को ऐसा भी लिख सकते हैं, वैट पर मीटर पर केल्विन। तो देखो आप डायरेक्ट ये वाला लिखना, जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन, और ये लिखना वैट पर मीटर पर केल्विन। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कि कैसे आया समझ में। तो ये हो गया एसआई यूनिट। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूं इसका, तो वो क्या आएगा? देखो वैट को या फिर कैलोरीज में ले सकते हैं अपन, कैलोरीज पर सेकंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा आपका सीजीएस में। अगर मैं इसका डायमेंशन की बात करूं तो थर्मल कंडक्टिविटी के, ओके, तो थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन के बारे में बात करूं तो यहीं से निकालना चालू करो। जैसे वैट का क्या होता है? m1L2T-3। वैट का पावर आता है ना m1L2T-3। मीटर का हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा K1। तो ये हो जाएगा m1L1T-3K-1। ये इसका डायमेंशन आ गया। आया समझ में आपको? तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन, उसका ऐसा यूनिट। थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट चांसेस कि एग्जाम में, नीट के एग्जाम में थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है कि भैया क्या है डायमेंशन। तो आपको एक तो उसको निकालते आना चाहिए, याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। मगर आपको मालूम है 200-250 डायमेंशन से उससे ज़्यादा है, बल्कि याद रखेंगे कितने कन्फ्यूजन होगा, तो उसका कम से कम मेथड याद रखो कैसे आया, है ना, इस तरह से। और एक चीज़ जो मुझे पहले ऐड करना चाहिए थी मगर अब ऐड कर देता हूँ कि ये जो लॉ अप्लीकेबल है ये सिर्फ स्टडी स्टेट में अवेलेबल है। हम जो यहाँ सब स्टडी करने वाले हैं, इसके आगे जो आप थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे वो सिर्फ स्टडी स्टेट में अप्लीकेबल है, वेरिएबल स्टेट में स्टडी नहीं करते हैं, है ना।
तो आखिरी में एक सेंटेंस लिख देना, आप शायद लिख लेंगे ना, दिस लॉ इज अप्लीकेबल ओनली इन स्टेडी स्टेट। ये पूरा लिख लो, ऐसा ही डायमेंशन लिख डालो वहां पर, फिर आखिरी में एक लाइन क्या ऐड करेंगे, दिस लॉ इज अप्लीकेबल ओनली इन स्टेडी स्टेट। लिखो, क्या हो गया? हाँ पूरा लिखो, मतलब ये डायरेक्ट ये लिखो, जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन, ये इतना नहीं लिखना, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये सिर्फ समझाने के लिए। ये भी छोड़ सकते हैं आप, डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। लिखे तो अच्छा है, मसला नहीं, मगर ये डायरेक्ट लिखिए। और आखिरी में याद से लिखना, दिस लॉ इज अप्लीकेबल ओनली इन स्टेडी स्टेट। इधर का हो गया, लेफ्ट साइड का। अब इसमें कुछ नोट करके पॉइंट ऐड करना है हमको। बातें नहीं, थीटा स्टैंड फॉर टेम्परेचर। अब जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि वो जो फॉर्मूला आपने बनाए थे इससे पहले, वो सिर्फ कहाँ अप्लीकेबल था, स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर डिफरेंस लगातार कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है। मगर वेरिएबल स्टेट में अगर मान लो आपका रॉड वेरिएबल स्टेट में आ गया, मगर आपको तो स्टडी करना है हीट करंट को, तो अब आप पूरे रॉड को आप पकड़ नहीं सकते, आप पूरे रॉड को कंसिडर नहीं कर सकते। मान लो ये रॉड है जो वेरिएबल स्टेट में, पूरा रॉड नहीं कंसिडर कर सकते, आपको इस रॉड का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ना पड़ेगा जिसका लेंथ dx है ना। और आप क्या करेंगे, फिर उस छोटे से टुकड़े में आप देखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है कि नहीं। तो आप सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े को देख सकते हैं। हाँ, अगर मुझे पूरी बॉडी का पता लगाना है तो फिर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब ये याद रखना कि इन स्टेडी स्टेट आपका फॉर्मूला क्या, सॉरी वेरिएबल स्टेट में क्या रहेगा, आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स, नॉट डी टी, डी थीटा अपॉन डी एक्स। ओके, तो छोटे से हिस्से को पकड़ के आपने लगाया, माइनस साइन इस वजह से, क्योंकि जनरली अपन जब डेल्टा थीटा लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। जब डी थीटा लिखेंगे तो भी उसका मीनिंग वही होता है, बस इतना होता है फ़र्क कि ये बड़ा डिफरेंस रहेगा, ये छोटा डिफरेंस रहेगा। आपने यहाँ जो फॉर्मूले में लिखे, लिखो क्या लिखे, थीटा वन माइनस थीटा टू लिखे, मगर डेल्टा थीटा का डी थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा टू माइनस थीटा वन, है कि नहीं। अब ऐसा है कि हमको मालूम है कि जो फाइनल वैल्यू मतलब आगे वाली वैल्यू है वो छोटी है और पहले वाली वैल्यू गर्म ज़्यादा है। जैसे कि रॉड अगर ये कहेंगे तो इधर का हिस्सा थीटा वन ज़्यादा हॉट है और ये वाला कोल्ड है, तो जब थीटा टू माइनस थीटा वन करेंगे तो आंसर माइनस में ही आने वाला है। तो इसीलिए मुझे मालूम है कि डी थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी, डेल्टा थीटा की वैल्यू माइनस में आएगी, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया मतलब। तो ये फॉर अ नॉन स्टेडी स्टेट और वेरिएबल क्रॉस सेक्शन के लिए ये फॉर्मूला ऐसा बनता है, लिख लो साहब। The substance in which heat current flow easily, बाधे नहीं, is called as good conductor. The ease in flow is due to large number of
free electrons, large number of free electrons available for conductivity, available for conductivity. Example: copper, aluminium, आयरन एक्सेट्रा। तो सेकंड पॉइंट मैंने ये बताया कि जो आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, या जो भी एक मटेरियल होता है विच इज़ कॉल्ड एज गुड कंडक्टर, जैसे कॉपर का रॉड होगा, तो हम देखते हैं कॉपर के रॉड को, एक रॉड को आप गर्म कर रहे हैं, बहुत जल्दी दूसरे रॉड पे भी गर्माहट फील हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं कि इसमें से आसानी से हीट फ्लो हो सकता है। अब इसमें आसानी से हीट फ्लो हो सकता है, इसका कारण हम लोग ये कहेंगे इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि गुड कंडक्टर जो होता है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा वाइब्रेशन, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे उछलते हैं, है ना, और उस वजह से उतनी ज़्यादा हीट वहाँ पर डेवलप होती है। वहीं मामला उल्टा होता है बैड कंडक्टर में, जिसमें से हीट इजीली फ्लो नहीं हो सकता, उसको अपन क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर। तो उसमें इसमें क्या फ़र्क आ जाता है कि उसमें ये फ़र्क आ जाता है भैया कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एकदम गिनती चुनती के फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो वही हल्का फुल्का वाइब्रेट कर लेते, इसलिए हल्की फुल्की गर्माहट, मामूली सी गर्माहट फील होती है। तो मैं यहाँ पर वही लिखूँगा, तीसरा पॉइंट, द सब्सटेंस which do not allow easy flow of heat current is called as bad conductor. This difficulty in flow occurs due to few free electrons available. Few free electrons available. Example: plastic, rubber, wood, है ना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हुए बैड कंडक्टर्स के, एक्सेट्रा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टेटमेंट में आ सकता है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर मेटल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर मेटल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट फॉर alloy it increases with increase in temperature। तो जनरली जो मेटल होते हैं उनकी कंडक्ट करने की एबिलिटी, खासियत वो कम होती जाती है अगर तुम उसका टेम्परेचर क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो, है ना, उतनी ताकतवर नहीं रहती, उतनी आसानी से हीट को फ्लो नहीं होने देता वो। मगर अलॉय का मामला उल्टा है। अलॉयज़ में अगर आप मान लो कि हीट टेम्परेचर को अगर उसको बढ़ा देते हो तो उसकी उल्टा थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जा रही है, बढ़ जाती है। फॉर अ स्टेडी स्टेट, अगर मैं एक स्टेडी स्टेट की बात करता हूँ तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के ए डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये जो डी थीटा अपॉन डी एक्स है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, चलो इस टेम्परेचर ग्रेडियंट को टी जी करके रिप्रेजेंट करेंगे अपन, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब देखो फॉर अ स्टेडी स्टेट है तो यहाँ पर डी क्यू अपॉन डी टी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ देयरफॉर ये ए, हाँ, तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर डी थीटा अपॉन डी एक्स इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के, और टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है थर्मल कंडक्टिविटी। अगर किसी की चीज़ की थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या रहेगा, ज़्यादा, है ना, मतलब टेम्परेचर में जो फर्क आएगा वो कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल
मैं ये चाहता हूँ कि हीट आसानी से फ्लो हो जाए। मैं देखता हूँ रॉड के इस हिस्से में टेम्परेचर कितना है, तो इमेजिन कर लो अभी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है ना। मैं बोलूँगा ये बहुत अच्छा कंडक्टर है, ये बहुत अच्छा कंडक्टर है, वो अच्छी हीट कंडक्ट करता है। ये वाला हिस्सा हॉट एंड है, वो वाला हिस्सा कोल्ड एंड है। हीट वहाँ से आ जाएंगी ना, गर्म से ठंडे पे आती ना। तो यहाँ मैं थर्मामीटर लगा के देखा कितना टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के देखा, अब टेम्परेचर कितना, 90 डिग्री सेल्सियस है ना। तो मैं बोलूँगा टेम्परेचर ग्रेडियंट कितने का है, तुम कितना सेंटीमीटर आगे गए, 1 सेंटीमीटर आगे गया। तो बोले भैया यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर का यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको मिल रहा है। ये अच्छा कंडक्टर था। अब मैं वापस अपनी पुरानी जगह पे आता हूँ, मैं दूसरा मेटल ले लिया, ये गंदा कंडक्टर है, बहुत अच्छा हीट कंडक्ट नहीं करता। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, यहाँ टेम्परेचर कितना है, फिर से थर्मामीटर लगाया 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैं 1 सेंटीमीटर आगे गया है ना, अब टेम्परेचर लगा के हीट लगा के थर्मामीटर लगा के देखता हूँ मैं, अब टेम्परेचर कितना आ रहा है, तो 60 डिग्री सेल्सियस। कितने का फर्क आ गया, 40 का फर्क आ गया ना। अरे भैया पहले कितने का फर्क आया था, 10 का, अब कितने का फर्क आ गया, 40 का। अब मैं बोलूँगा आप बता टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना तेरा, तो बोलेगा 40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। हर 1 सेंटीमीटर में कितने का फर्क आ रहा, 40 का। पहले हर 1 सेंटीमीटर में कितने का फर्क आया था, 10 का। अब हर 1 सेंटीमीटर में कितने का फर्क आया, 40 का। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। ये कंडक्टर बाद वाला कैसा था, गंदा था ना, उसकी कंडक्टिविटी कम थी ना, और पुराना वाला ज़बरदस्त कंडक्टर था है ना, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा थी। तो इससे मतलब क्या समझ में आ रहा कि भैया जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट कम। अरे लिखा, जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा वहाँ का टेम्परेचर ग्रेडियंट कम, इन्वर्स रिलेशन है ना, कम से कम मैथमेटिकली तो समझो। और जहाँ जिसकी कंडक्टिविटी कम उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा। ठीक है, लिख लो। हो गया, साइड में लिखना नोट का पहला इधर का। चलिए फिर नेक्स्ट अगला है थर्मल रेजिस्टेंस। हाँ, थर्मल रेजिस्टेंस तुमने 9-10 चैप्टर में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपने सुना होगा है ना। रेजिस्टेंस कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं उसको। क्या होता था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कौन बताएगा मुझे। हाँ, एक एक कर बोला। हाँ, किसके फ्लो में, इलेक्ट्रिक करंट के है ना। तो मैं ये कह सकता अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ हीट करंट है ना। हीट में जो आपका फ्लो आ रहा है उसको जो रुकावटें पैदा करने वाली चीज़ें हैं, उसकी रुकावट को अगर अपन नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। तो भाई हम लोग बोलेंगे व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस, इट इज द मेजर ऑफ, ये एक मेजरमेंट है किसका, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ हीट करंट। ये एक आपका मेजरमेंट है, कैलकुलेशन है किसका, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज हीट करंट। आई बात समझ में आपको। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। मैं बोलूँगा तुम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते थे वो सोचो। अब बोले कैसे करते थे भाई, मैं बोलूँगा R = V/I करके कोई फॉर्मूला था। अरे हाँ या ना, R = V/I था ना। V क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या हुआ करता था, पोटेंशियल डिफरेंस। तुमको एक बात तो याद होगी, इतना तो भी याद होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो करंट का फ्लो ज़्यादा, अगर कहीं पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए तो करंट का फ्लो नहीं होता था है ना। अरे भैया थोड़ा सोचो, जहाँ पोटेंशियल में डिफरेंस ज़्यादा वहाँ करंट का फ्लो ज़्यादा, और जहाँ पर पोटेंशियल में डिफरेंस कम वहाँ करंट का फ्लो कम, और अगर कहीं पोटेंशियल में डिफरेंस है ही नहीं तो करंट का फ्लो है ही नहीं। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो इससे रिलेटेड है, पोटेंशियल डिफरेंस से, तुमको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज़ है जो पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है, वो है टेम्परेचर डिफरेंस। अगर किसी में टेम्परेचर का फर्क ज़्यादा है, रॉड का ये हिस्सा 100 डिग्री सेल्सियस, ये रॉड का ये हिस्सा 0 डिग्री सेल्सियस, तुमने इसको बर्फ में रखा, तुमने इसको आग में लगाया, पूरा डाल दिया, गरम कर दिया, तुमने बर्फ को हटा के तुम छोड़ो, तेजी से गर्माहट फ्लो होगी, है कि नहीं। अब भाई मैं बोलूँगा अगर इधर का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इधर का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, तो तुमको क्या लगता है हीट जाएगा किधर से इधर। हम लोग क्या बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में, है ना, हम लोग ये कहते हैं हीट का फ्लो कब तक चलता, जब तक वो थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। एक बार वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, यानी टेम्परेचर उनका सेम हो गया, तो हीट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। बात समझ में आ रही ना। तो जैसा कि पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल था इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है हीट करंट के फ्लो के लिए। समझ में आ रहा ना। तो जैसा V है तो मैं थर्मल रेजिस्टेंस को लिखूंगा R के जगह लिखूंगा यहाँ पर θ1 - θ2। जैसे V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। V असल में होता क्या है, V होता है V1 - V2, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल में फर्क। वैसे यहाँ पर क्या है, θ1 - θ2 आएगा।
और यहाँ पर हीट करंट को चलो H से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, हीट करंट H है ना। बोले ये हीट करंट क्या है? अरे वही डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये आपका हीट करंट है भैया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अच्छा बोले थर्मल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, उससे याद करो ना, वी बाय आई से पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस, वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पर हीट करंट है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा वेयर H क्या है, वो तो भैया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है। और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू को टी को क्या लिखते हो, के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एल लिखते हैं, आया ना, ऐसा लिखते हैं ना। तो एक काम करो, इसकी जगह ये लगा दो, तो देयरफॉर मैं लिखूंगा आर का फॉर्मूला कैसा लिखा जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन, लिखो भैया इसकी जगह के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एल। फिर आप बोले अरे सर ये तो कैंसिल हो गया, थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और एल चले गया ऊपर। तो फिर मैं बोलूंगा फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना, आर इज इक्वल टू, कंफर्ट होते ही लेता हूं मैं, तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, देखो फिर मैं बोलूंगा देखो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, तो आप बोलेंगे देयरफॉर कैपिटल आर इज इक्वल्स टू, ये एल गया ऊपर, हाजी गया ऊपर, के रह गया नीचे, हाजी रह गया नीचे, ए भी रह गया नीचे, हाजी रह गया नीचे, है ना। आर इक्वल्स टू एल अपॉन के ए, आया कि नहीं आया। तो ये तुम याद रखो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर आपका थर्मल रेजिस्टेंस, इक्वेशन नंबर 1 एल अपॉन के ए। अब मैं ऐसा इमेजिन करके चलता हूं, मैंने वर्ड बोल रहा हूं इमेजिन, कि तुम होशियार है, तुम समझदार है, इसीलिए मैंने वर्ड इमेजिन पहले ही बोल दिया। तो इमेजिन करके चलता हूं, चलो मेरी इमेजिनेशन को सच साबित करो। अब मुझे इसका ऐसा यूनिट बताओ क्या आएगा। एल अपॉन के ए, एल बोले तो लेंथ, ए बोले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, के बोले तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नहीं रे थर्मल कंडक्टिविटी, ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में के आने वाला है, फिर से उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट भी होता है के, है ना। यहाँ के बहुत जगह है, यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी भी होता। बोलो भैया क्या आएगा यूनिट, पहचानो, के का तुम जानते हो ऐसा यूनिट, यहीं लिखा हुआ बाजू, नहीं लिखा हुआ, नहीं गया वो, यहाँ लिखा हुआ था ना। अरे ट्राई तो करो, बहुत ही गलती होगा ना, करो करो करो। अदिबा किस शक में, किस सोच में मैं डूबी हुई है। चल बता, एल का तो मीटर जानते हैं, एरिया का मीटर स्क्वायर ये भी जानते हैं, जानते हो ना भैया, कि वो भी नहीं जानते हो। थर्मल कंडक्टिविटी अपनी सुबुद्धि का इस्तेमाल करो। थोड़ी देर पहले यहीं इस साइड लिखा हुआ था, तुम्हारे नोट्स में लिखा होगा, अगर कोई एडी यहाँ पर बैठा नहीं है तो। नालायक, नकारा, तुम मुस्कुरा क्या रहा है, मैं मुस्कुरा रहा क्यों जब मैं एडी नालायक नकारा बोलते जा रहा तो? तुम जबरदस्ती अनस अनस बोलते रहते है ना, तुमसे लाख गुना चाहिए बस, ज़्यादा नहीं बेटा, तुमको थोड़ा उंगली दियो तो बस सर पे चढ़ बैठते। चलो बताओ क्या आ रहा, जूल नहीं, जूल पर सेकंड पर के नहीं, देखो ठीक से देखो, रफ में लिखते हैं अपन। तो ये आएगा आपका ऐसा यूनिट इसका मीटर, अपने थर्मल कंडक्टिविटी का क्या है, जूल पर सेकंड पर केल्विन, है ना, और मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर कटा और ये मीटर कट गया, है ना। तो ये सेकंड और केल्विन चला जाएगा ऊपर, और मीटर और जूल रह जाएगा नीचे। अरे सेकंड और केल्विन चला गया ऊपर, और जूल और मीटर रह जाएंगे नीचे। तो फिर आपका ऐसा यूनिट क्या लिखा जाएगा, आपका सेकंड केल्विन पर जूल पर मीटर, सेकंड केल्विन पर जूल पर मीटर। नहीं नहीं, अरे उसमें मीटर स्क्वायर है कि मीटर है, उसमें मीटर है ना उसमें से। तो फिर से बताओ मुझे डायमेंशन थर्मल कंडक्टिविटी का, ये मीटर स्क्वायर जूल पर सेकंड पर केल्विन पर मीटर, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये एक एम इसके साथ कैंसिल हुआ, एक एम इसके साथ कैंसिल हो जाएगा फिर। तो फिर ये हो जाएगा सेकंड केल्विन पर जूल, ये ऊपर चला जाएगा ना मैथमेटिक रूल के हिसाब से, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएगा ना। तो भैया ये हो जाएगा फिर ऐसा यूनिट इसका सेकंड केल्विन पर जूल, है ना, या फिर केल्विन पर वैट, इसको भी ऐसा भी बोल सकते हैं आप। देख लो अच्छे से, लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, और ये जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी है उसका आया जूल पर सेकंड पर केल्विन पर मीटर, है ना। थोड़ा और अच्छे से लिख दूं अगर मैं, तो ये हो जाएगा जूल पर सेकंड पर केल्विन पर मीटर। देखो यहाँ एक एम था, यहाँ 2 एम है,
उसमें से एक m कैंसिल हो गया इसके साथ, एक m बच गया होगा, वो m इसके साथ कैंसिल हो गया, फिर सेकेंड केल्विन चला गया ऊपर और जूल रह गया नीचे, तो सेकेंड केल्विन पर जूल। और अगर मैं मान लो जूल पर सेकेंड को क्या लिख सकता हूँ, वैट, तो कैसे अकेला केल्विन ऊपर जाएगा, जूल पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, वैट, अकेला केल्विन ऊपर जाएगा तो केल्विन अपॉन वैट। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। आया समझ में? लिख लो। डायमेंशन क्या आएगा इसका, थर्मल रेजिस्टेंस का, यहीं से बना लो। देखो इधर वैट का क्या होता है, m1 L2 T-3, ये ऊपर जाएगा m-1 L-2 T3 और K1, m-1 L-2 T3 K1, है ना। वैट का क्या होता है, वैट बोले तो पावर का यूनिट है, m1 L2 T-3, m1 L2 T-3, है ना। तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो m-1 L-2 T3 और K1 थर्मल रेजिस्टेंस। अमजद पानी। चलो भैया, हो गया क्या? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडक्टिविटी में, और तुम्हारे को वही ट्विस्ट करता है सबसे ज़्यादा, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक रॉड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक रॉड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक रॉड्स। जैसे कि रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल पढ़ते हो ना, वैसे ही यहाँ पर रॉड्स इन सीरीज एंड रॉड्स इन पैरेलल होता है। कहाँ है भाई, रखे क्या? अच्छा, रॉड्स इन सीरीज एंड रॉड्स इन पैरेलल होता है। जैसे कि फर्स्ट हमारा जो रहेगा आपका रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पर बहुत सारे रॉड्स रहेंगे जो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे रहेंगे। देखो जैसे इमेजिन कर लो कि ये एक रॉड है, ये दूसरा रॉड है, ये तीसरा रॉड है, ऐसी करते 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 बहुत सारे रॉड्स है, और ये आखिरी वाला ये nth रॉड है। ये पहले वाले रॉड का कंडक्टिविटी K1, दूसरे का K2, तीसरे का K3 और ये आखिरी वाले का Kn। ये वाले रॉड की लेंथ L1, ये वाले रॉड की लेंथ L2, ये वाले रॉड की लेंथ L3 और ये वाले रॉड का लेंथ Ln। ओके, मान के चलो कि सभी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है जनरली। अच्छा ध्यान दे, क्या को मान रहे, अभी का मैं एक काम करता, सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग मान के चल लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर रिजल्टेंट कंडक्टिविटी क्या होगी। रिजल्टेंट कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी K1, इसकी कंडक्टिविटी K2, K3 और आखिरी वाले की Kn। तो सवाल ये उठा रिजल्टेंट कंडक्टिविटी क्या होगी। देखो फिर मैं कहूँगा रिजल्टेंट कंडक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड एज resultant conductivity can be calculated as, नहीं मुझे एरिया सेम मान के चलना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू A3 इज इक्वल्स टू डॉट 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 A इक्वल्स टू AN, जिसको A बोलेंगे। वो इस कारण से क्योंकि फिर वो फॉर्मूला बनेगा नहीं बराबर, तो एरिया को सेम मान के ही चलना पड़ेगा अपने। सब लोग इधर ध्यान दें, फालतू बातें करते हुए नजर नहीं आना। तो रिजल्टेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, सबसे पहले मैं फोकस करूंगा रेजिस्टेंस पे। मैं बोलूंगा नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस जो होगा आर नेट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैट 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 प्लस Rn, है ना। ये क्या हो गया रेजिस्टेंस। भैया थोड़ा सा पिछले जन्म का याद होगा, है ना, उसके पिछले जन्म का 9th का, है ना, नहीं याद है तो नालायको अब याद करो, है ना। अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में होते थे तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे, ऐड करके
सेम वही कर रहे हैं अपन यहाँ पर। एक से ज़्यादा कंडक्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में उनके रेजिस्टेंस, मैंने कंडक्टिविटी लिखा क्या, नहीं रेजिस्टेंस क्या है, R1 R2 R3, तो बोले टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया, मगर मैं ये बात जानता हूँ बट किंतु परंतु R इज इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन के ए, ये होता है ना, L अपॉन के। अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे ना, वही लिखे थे ना अपन ने, कि कुछ और फॉर्मूला था, देख लो एक बार, याद नहीं आ रहा तुम लोगों को, L अपॉन के ए, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, अगर मैं लिखूंगा फिर इसके बाद यहाँ लिखूंगा तो ये क्या होगा, R की जगह लिखूंगा तो R नेट की जगह क्या लिख सकता हूँ, L नेट अपॉन के नेट इंटू ए इज इक्वल टू L1 अपॉन K1 इंटू A1 प्लस L2 अपॉन K2 इंटू A2 प्लस L3 अपॉन K3 इंटू A3 प्लस डॉट 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 प्लस Ln अपॉन Kn इंटू अबे An, है ना भैया। अब ये क्या है सर, आप बोल रहे हैं ये इसके साथ A नेट क्यों नहीं लगाया, अबे A नेट का सबका एरिया सेम ही चाहेगा ना, है ना। अब जैसे कि मैं बोलूँगा इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ ऐसा लगा दिया मैंने। अब यहाँ से देख, अब एरिया क्या आ रहा, वही आ रहा ना, नहीं वैसे 2 सेंटीमीटर का चौड़ा हो गया ना, अबे चौड़ा हुआ क्या ये, वही जाएगा ना एरिया, सीरीज में कितने भी लगाओ एरिया तो वही रहेगा ना सामने का। तो वही भैया मैं बोलूँगा एरिया उत्तर चाहने वाला ए, और हम जानते हैं कि भैया सब सेम है, तो क्यों ना हम इसे काट दो काट दो काट दो काट दो काट दो। तो एरिया को अपन ने क्या कर दिया, काट दी, एरिया निकल गया, एमआर इधर ध्यान दे, हैं। तो अच्छा ठीक है, एल नेट क्या है, यानी टोटल लेंथ क्या है, तो बोले टोटल लेंथ, अरे सबकी लेंथ को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 प्लस Ln अपॉन के नेट इज इक्वल टू L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 प्लस Ln अपॉन Kn, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि हाँ भाई बचा कुछ माल इतना रहेगा आपका। अपने को तो मेन टारगेट क्या है, अपना मेन मिशन क्या है, अपने को क्या निकालना है, हाँ के नेट निकालना है। देखो के नेट को इधर लेकर आओ, और ये अखंड पूरा ये जो नज़र आ रहा है आपको, पूरा का पूरा इक्वेशन जो नज़र आ रहा है, एक साथ उठा के इसको यहाँ रख दो के नेट की जगह पे, समझ रहे ना। के नेट को उठा इधर लेके आ जाओ, तो ये के नेट कहाँ है, डिवीजन में है, और ये पूरा का पूरा अखंड जो है, ये पूरा का पूरा टर्म मान के चलो कि ये मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो जब ये इधर लाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा ना। तो भैया अब ये इक्वेशन ऐसा लिखा जाएगा, फिर देखो के नेट इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 प्लस Ln अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 प्लस Ln अपॉन Kn, Ln अपॉन Kn। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, हमारे पास ये नेट कंडक्टिविटी निकालने का एक फॉर्मूला आ गया, एक फॉर्मूला आ गया। अब इमेजिन करके चलो एक और कंडीशन ला देते हैं, मान के चलो सभी रॉड का लेंथ भी सेम है। अभी ये रॉड के सभी रॉड के लेंथ अलग अलग थे, तब ये फॉर्मूला बन रहा है। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करके चलो कि सभी रॉड के लेंथ भी सेम है, तो मैं बोलूँगा इफ़ एंड ओनली इफ़ L1 इक्वल्स टू L2 इक्वल्स टू L3 इज इक्वल्स टू डॉट 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 Ln इज इक्वल्स टू L, मतलब मैं इन सब के जगह सिर्फ L लिख के काम चला सकता हूँ। तो भैया अब हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इधर का हो गया क्या, ये लिखो जल्दी पे, जब तक हम जलपान करते हैं। जलपान तो कुछ और होता है यार, नाश्ते को बोलते शायद जलपान। हुआ दरगाह, अरे हुआ क्या, इधर का होगा वहाँ डायग्राम तो हो गया होगा।
तो अगर L1 L2 सब बराबर हो गए तो क्या होगा, तो के नेट इक्वल्स टू होगा n टाइम्स ऑफ L, और सब में L आ जाएगा तो L को कॉमन निकाल लिया, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Kn। फिर ये L और ये L गया, फिर हम लिख सकते हैं के नेट का नया वाला फॉर्मूला, देयरफॉर के नेट इक्वल्स टू n/1/K1 प्लस 1/K2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Kn। ये हमारे पास के नेट का फॉर्मूला आ जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा। वाह, और फिर हम कहेंगे इफ ओनली 2 rods आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ 2 रॉड है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो के एस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1/K1 प्लस 1/K2 हो जाएगा। फिर आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, 2K1 K2/K1 प्लस K2, 2K1 K2/K1 प्लस K2। When 2 rods are connected in series combination of equal length, the thermal conductivity is called as 2K1 K2/K1 plus K2. Got that? When 2 rods are connected in series combination of equal length, the net thermal conductivity can be calculated as 2K1 K2/K1 plus K2. ये राइट साइड का हुआ, इधर का हो गया पूरा, लिखो फटाफट। अब इसी के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन के ही अंदर हमें एक पॉइंट देखना है, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस इन कंपोजिट बार, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस इन कंपोजिट बार। मतलब हमारे पास ये एक बार है थर्मल कंडक्टिविटी K1, ये दूसरा बार है थर्मल कंडक्टिविटी K2, टेम्परेचर θ1 θ2, जंक्शन का टेम्परेचर थीटा, लेंथ L1 L2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। तो हमें जो मेन वेयर रहता है, ये जो इनका जोड़ है जहाँ पर ये दोनों रॉड्स आपस में जुड़ रहे हैं, ऐसे चिपक रहे हैं ना, ये ऐसा, तो वो उस जोड़ पर टेम्परेचर कितना है वो निकालना रहता है। ये इधर का हो गया नीचे का, तो ये हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस इन कंपोजिट बार, ये हो गया ना। तो टेम्परेचर ऑफ कंपोजिट बार कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें सिंपल सा सीरीज कॉम्बिनेशन का एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। चाहे 2 रॉड हो, चाहे 3 रॉड हो, चाहे 100 रॉड हो, चाहे 1 करोड़ रॉड हो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है सब के सब। तो हर एक रॉड से फ्लो होने वाला हीट करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। जैसे अगेन ये देखो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैसा हो गया, अगर कई सारे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए हैं, अगर कई सारे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन से जुड़े हैं, तो हर एक रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। आई बात समझ में आपको। तो बस वही बात को हमको यहाँ करना है फॉलो। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ दोनों में से फ्लो होने वाला हीट करंट कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अरे अच्छा नहीं रे, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा, तो H1 इज इक्वल्स टू H2। अच्छा H1 यानी हीट करंट का फॉर्मूला क्या है, तो बोले वो है K1 A1 θ1
और यहाँ लिख देता थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, तो थीटा 1 माइनस थीटा अपॉन L1 इज इक्वल टू K2 A2 थीटा 2 माइनस थीटा अपॉन L2, K1 A1 थीटा 1 थीटा माइनस थीटा 2, हाँ थीटा माइनस थीटा 2। समझ में आ रहा क्या भाई? ये कैसा हीट करंट का फॉर्मूला, ये लिखे थे ना डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, उसी को हीट करंट बोलते हैं ना। तो K1 A1 थीटा 1 माइनस थीटा अपॉन L1, K2 A2 थीटा माइनस थीटा 2 अपॉन L2। अब आप कोई बोल रहे होंगे महारथी इंसान की सर यहाँ थीटा 1 माइनस थीटा 2, यहाँ थीटा माइनस थीटा 2 क्यों, ऐसा क्यों भेदभाव? अरे बेटा देख, हीट का फ्लो ऐसा है, तो जाहिर बात है इधर वाला एंड क्या होगा, हॉट होगा, इधर वाला एंड क्या होगा, कोल्ड होगा, है ना। तो आपका हीट का फ्लो ऐसा हो रहा तो ठंडे से सॉरी गर्म से ठंडे में जाता ना हीट, तो इसी वजह से यहाँ पर ऐसा जा रहा है। इसका मतलब इधर का टेम्परेचर ज़्यादा है, इधर का टेम्परेचर कम है। जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जा रहे हैं टेम्परेचर कम होते जा रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू थीटा 1 से कम है मगर थीटा 2 से ज़्यादा है। इसी कारणवश थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिखा गया यहाँ पर, और यहाँ पर थीटा माइनस थीटा 2 लिखा गया, क्योंकि यहाँ थीटा 1 थीटा से बड़ा है और यहाँ पर थीटा 2 से बड़ा है। अब हमको फॉर्मूला देखो, वैसे तो अगर मैं ये न्यूमेरिकल लेक करता तो मैं इसके आगे का फॉर्मूला यूज़ ना करता, मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू डालता, चीज़ें काट छाट करता और थीटा की वैल्यू निकाल देता। मगर कभी कभार क्या करता है वो सिर्फ वो पूछ लेता, फॉर्मूला पूछ लेता आगे कि वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, जंक्शन के टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या आएगा, तो वो भी मुझे बनाना जरूरी है अभी। तो थोड़ा सा मैं दिक्कत जाएगी, यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगी। बोले वो कैसा करेंगे, देखो सबसे पहले एक काम करो, K1 A1 अपॉन L1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो K1 A1 अपॉन L1 इंटू थीटा 1 माइनस K1 A1 थीटा अपॉन L1 इज इक्वल टू K2 A2 थीटा अपॉन L2 माइनस K2 A2 थीटा 2 अपॉन L2। हाँ जी भाई हो गया। अब आगे क्या, अब एक काम करो, इसको उठा के इधर लाओ, उसको उठा के उधर फेंको, तो K1 A1 थीटा 1 अपॉन L1 प्लस K2 A2 थीटा 2 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू, तो फिर अगेन देखो ये भी जाकर उधर प्लस हो जाएगा, तो K1 A1 थीटा अपॉन L1 प्लस K2 A2 थीटा अपॉन L2। इसमें से थीटा को कॉमन निकालो, इसमें से थीटा को कॉमन निकालो, तो आप लिख सकते हैं थीटा कॉमन निकाले K1 A1 अपॉन L1 प्लस K2 A2 अपॉन L2 इक्वल्स टू K1 A1 थीटा 1 अपॉन L1 प्लस K2 A2 थीटा 2 अपॉन L2। अब ये पूरे के पूरे ब्रैकेट को जो थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन में इसके नीचे फेंक दो, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू K1 A1 थीटा 1 अपॉन L1 प्लस K2 A2 थीटा 2 अपॉन L2 अपॉन K1 A1 अपॉन L1 प्लस K2 A2 अपॉन L2। सिर्फ इसमें यहाँ पर आप देखेंगे इस नीचे वाले टर्म में थीटा नहीं है, बाकी सेम एज इट इज़ है, सिर्फ थीटा नहीं है वहाँ पे। तो ये हो गया जंक्शन का फॉर्मूला, है ना। अब हम लोग ये फॉर्मूला इतना याद रख के कैलकुलेट करने से अच्छा मैं तो क्या करूँगा, यहीं काट छाट करूँगा, नंबर रहेंगे सब, तो यहीं काट छाट करके थीटा निकाल दूंगा। मगर आपको नीड में इधर ध्यान दे, नीड में क्या होता है, एमसीक्यू में एग्जैक्ट ये पूछता है कई बार, बहुतेक अगर चेंज हुआ तो थीटा की जगह टी आ सकता है ना, थीटा की जगह टी आ सकता है। और क्या चेंजेस आ सकता है इसमें भाई, वो बोल सकता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। मान लो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, A1 इक्वल्स टू A2 है, तो क्या होगा, अरे A1 इक्वल्स टू A2 है तो एरिया कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, फिर इक्वेशन क्या बचेगा आपका, तो भाई ऐसा हो जाएगा, फिर थीटा इज इक्वल्स टू K1 अपॉन L1 K1 थीटा 1 L1 प्लस K2 थीटा 2 अपॉन L2 अपॉन K1 अपॉन L1 प्लस K2 अपॉन L2। तो फॉर्मूला रेड्यूस होकर ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं। और कभी कभी तो क्या होता है, इससे भी ऊपर चढ़ के आगे क्या बोलता है, मान लो L1 भी कांस्टेंट है, यानी लेंथ भी कैसा है, सेम है, तो अगर लेंथ भी सेम निकला तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो फिर अब इधर का हो गया क्या, ये हो गया। तो अगर मान लो इसमें लेंथ भी सेम निकला तो क्या, तो इफ एंड ओनली इफ L1 इक्वल्स टू L2 तो क्या, तो थीटा इज इक्वल्स टू फिर हो जाएगा K1 थीटा 1 प्लस K2 थीटा 2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, K1 थीटा 1 प्लस K2 थीटा 2, या K1 T1 बोलते हैं हम लोग, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, T इक्वल्स टू K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2, जहाँ पर T या फिर थीटा दोनों एक ही चीज़ बताते हैं, वो है जंक्शन का टेम्परेचर। T और थीटा दोनों भी एक ही चीज़ बताते हैं, वो है जंक्शन का टेम्परेचर।
लिख लो। बातें नहीं, इसमें क्वेश्चंस बहुत आएंगे आपको। जिसका लिखना हो गया वो सोचो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैसे। अगर कई सारे रॉड पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेंगे तो क्या, ऐड नहीं। तू सोच रेजिस्टेंस जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहता था तो क्या होता था, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। वैसा करो, चलो रफ में करके देखो, जब तक ये होता नहीं सब पे लिखना पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इधर फोकस करके लिखो। जल्दी जल्दी लिखिए, मुझे पूरा बोर्ड साफ करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ये बीच वाला हो गया क्या पूरा, किसी का बाकी है? चलो जल्दी जल्दी लिखो भाई, बहुत टाइम हो रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन बाकी है। उधर का हो गया, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, उधर से स्टार्ट कर देता हूँ। तो दूसरा जो मुझे अब लिखना है, देखना है, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स। देखो यहाँ पर कई सारे रॉड्स रहेंगे, जिनका हो सकता है एरिया और क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो, बट सभी का लेंथ तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। कंडक्टिविटी K1, K2, K3, Kn, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, A2, A3 और An, ठीक है। और सभी रॉड का लेंथ कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं बोलूँगा द नेट रेजिस्टेंस of combination is 1/RP is equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus dot 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 plus 1/Rn। तो ये आपका रेजिस्टेंस जो रहेगा, नेट रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन वैल्यू रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डायरेक्ट ऐड करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है,
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एन डॉट 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 प्लस 1/Rn। मगर मैं ये जानता हूँ किंतु परंतु मेरे भाई R का वैल्यू क्या होता है, L/Ka, है ना, R = L/Ka। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ फिर वैल्यू डाल देता हूँ उसकी। Rp बोले तो नेट रेजिस्टेंस है, तो मैं बोलूँगा देखो 1/Rp की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, तो वहाँ लिख सकते हैं L अपॉन, या देखो इधर ध्यान दो 2 मिनट के लिए, R = क्या है, L/Ka है ना, R = क्या होता है, वाला L/Ka, तो 1/R क्या होगा, वो Ka/L होगा। 1/R क्या होगा, Ka/L होगा। तो 1/Rp की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, Kp इंटू A1 प्लस A2 मतलब टोटल एरिया प्लस An/L। समझ में आ रहा ना? अरे भाई नहीं समझ में आया, ये Rp क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है, तो 1 टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, टोटल थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन टोटल एरिया अपॉन टोटल लेंथ। अब यहाँ टोटल लेंथ कितना रहेगा, L रहेगा ना भाई। अगर मैं बोलूँगा भैया देखो ये पेन की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये पेन की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, हाँ भाई 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, दोनों को ऐसा जोड़ दिया मैंने, 10 10 कितना हो गया 20, नहीं रे 10 ही रहे ना लंबाई, अभी भी लंबाई 10 ही है ना, 20 बोल रहे बड़े, तो भैया यहाँ L है ना वो रहेगा। तो इसी तरह से मैं बोलूँगा ठीक है भाई 1/R1 को क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, K1A1/L1 सॉरी L प्लस K2A2/L प्लस डॉट 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 प्लस KN/An/L। अब देखो इसमें सब में से L क्या होगा, कॉमन निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देखो Kp = K1A1 प्लस K2A2 प्लस डॉट 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 प्लस KN/An अपॉन A1 प्लस A2 प्लस आराम से An। तो भैया देखो क्या हो गया, सब में से L कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट उठा के मैंने इनके नीचे डाल दिया, तो K1A1 K2A2 प्लस डॉट डॉट प्लस KN/An के नीचे आ गया ये, है ना। तो ये मेरे पास थर्मल कंडक्टिविटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये एक फॉर्मूला आ गया। अब इसमें मान के चलो कंडीशन क्या आ गई कि मान लो A1 = A2 = An, अगर ऐसा रहा तो क्या, सबकी वैल्यू कैसी है, सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सभी का सेम हो गया, तो क्या, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Kp = K1A प्लस K2A प्लस डॉट 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 प्लस KNA अपॉन N मल्टीप्लाई बाय A लिख सकता हूँ मैं, है ना, सबको A लिख सकता हूँ ना, सेम है तो, और सबका A कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो Kp = क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस डॉट 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 प्लस KN अपॉन N, है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में थर्मल कंडक्टिविटी का। तो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रॉड्स, अगर मान लो कि यहाँ पर सिर्फ 2 रॉड है, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रॉड्स इन पैरेलल, सिर्फ 2 ही रॉड है पैरेलल में, तो Kp = क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2, Kp = K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है, ऑलमोस्ट थर्मल कंडक्टिविटी का पार्ट पूरा हुआ, कंडक्टिविटी हुआ पूरा ऑलमोस्ट, और कल मैं इसके न्यूमेरिकल्स ले लूँगा, है ना। अब रही बात अपना मंडे को तुम्हारा टेस्ट आ रहा है शायद, है ना, जो मॉक टेस्ट है मंडे को आ रहा है ना ये, तो संडे तक के इंशाल्लाह मैं रेडिएशन कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा पूरा, और फिर मंडे को उस पर टेस्ट आएगा। संडे को लेक्चर रहेगा ना तुम्हारा, अरे हाँ वो कब आ रहा, परसों, परसों बदल इतवार, संडे की शाम में, वो एक अलग चीज़ है, वो सेपरेट मामला है।